Hello friends, today we are going to start a poem Amanda. Amanda. This poem is taken from the book First Flight and from the chapter 4. अमांडा अमांडा वाली पोएम में देखिए होता क्या है कि इसमें एक 12 साल की बच्ची है और 12 साल की एक लड़की है। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे जो है रोका जाता है, मुझे परेशान किया जाता है, मतलब मुझे ज़्यादा टोका जाता है, मेरा जो मन करता है उसको करने नहीं दिया जाता मुझे। तो वो इस बात से थोड़ा परेशान है, इस बात से थोड़ा डिस्टर्ब रहती है। और इसमें उसकी फीलिंग्स को बताया गया है और उसके जो मदर है वो, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको बार बार टोकते हैं। तो उसमें उसको भी बताया गया कि वो कैसे टोकते हैं, क्या वो टोकना ठीक है या नहीं, ज़्यादा ठीक, कितना ठीक है, कितना हमें बच्चों को टोकना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग इस पोएम में बात करेंगे। यहाँ पे एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चे को लगता है कि उसको क्या है कि जो कुछ वो करना चाहता है उसको वो करने नहीं दिया जाता और उसको कंट्रोल में रखा जाता है पेरेंट्स के द्वारा। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। और आप लोगों को भी लगता होगा कि जो आपकी आज़ादी है उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं क्या है, बाधाएं हैं, उसमें भी रुकावटें हैं। तो राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखिए जिनको आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डो नॉट अलाउ यू टू। लेकिन तुम्हारे जो माता पिता हैं, तुम्हारे जो बड़े हैं घर पे, वो तुम्हें उन्हें करने नहीं देते। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजाज यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। ठीक है ना। तो इस पोएम को लाउडली जोर जोर से पढ़ना है। जब आप इसको जोर जोर से पढ़ोगे तो तुम्हें एक इसमें क्या बन जाएगी, एक तुम्हारी ट्यूनिंग बन जाएगी, एक बहुत ही अच्छी आवाज़ तुम्हें इस पढ़ने को, इस पोएम को पढ़ने के बाद निकलेगी। तो आइए पहला स्टेंजा पढ़ते हैं पोएम का। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा की माँ अमांडा से कहती है कि अमांडा अपने नाखून को मत कुतरो, दांतों से मत कुतरो। डोंट हंच योर सोल्जर अमांडा। अमांडा अपने कंधों को, हंच कहते हैं मत उचकाओ, ठीक है ना, कंधे उचकाते हैं ना कुछ बच्चे, तो अपने कंधों को मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। और उसकी माँ कहती है कि अमांडा, ये जो आलसी तरीके से तुम बैठी हो, ये आलस के तरीके से बैठी हो, जैसे एक आलसी व्यक्ति बैठता है, तो ये बैठना बंद करो और बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होकर के बैठो। अब बात करते हैं, अब उसकी माँ तो उसको ये बोलती है, उसकी मदर बोलती है, लेकिन अब क्या है, अब वो बच्ची क्या सोचती है उस टाइम पे अपने बारे में। तो देयर इज ए लैंग्विड इमराल्ड सी। वो सोचती है जैसे कि एक एकांत सा, ठीक है ना, एक बिल्कुल एकांत सा एक समुद्र है। एमराल्ड सी का मतलब है, जैसे कि एमराल्ड एक प्रीशियस स्टोन होता है ग्रीन कलर का, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर का एक समुद्र है जिसमें पानी ठहरा हुआ है। तो वो अपने आप को सोचती है कि मैं उस समुद्र के पास हूँ। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। और जहाँ पे सिर्फ अकेली मैं ही हूँ। वो बच्ची सोच रही है अपने मन ही मन में कि जहाँ की जो उस टाइम पे उस जो एरिया में रहने वाली हूँ वो सिर्फ मैं ही हूँ। तो ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, ठीक है ना। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। एक मरमेड मतलब एक मछली की तरह मानती है अपने आप को, मैं वहाँ पे एक मछली की तरह हूँ और मैं धीरे धीरे शांतिपूर्वक वहाँ पे जैसे कि उसके पानी के ऊपर तैर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं, फिर उसकी माँ उसको बोलती है, ये फिर जो थर्ड स्टेंजा है ये उसकी मदर के बारे में है, उसके पेरेंट्स के बारे में है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। वो कहते हैं कि अमांडा तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। अमांडा क्या तुमने अपने कमरे की झाड़ फूँक कर ली है, मतलब साफ़ सफाई कर ली है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लो अमांडा अमांडा, ठीक है ना। तो ये उसकी माँ उसको बोलती है, लेकिन उसको बुरा लगता है क्योंकि उसकी माँ बार बार उसको टोकती रहती है हर काम में। तो उसको बुरा लगता है और फिर वो अपने मन में दोबारा सोचती है। तो वो फोर्थ स्टैंजा में बताया गया है, वो कहती है, आई एम एन orphan रोमिंग द स्ट्रीट। आई पैटर्न सोप डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ये अमांडा कहती है। अब वो कहती है कि आई एम एन orphan, orphan मतलब अनाथ, इसके माँ बाप नहीं होते हैं, ठीक है। वो अपने आप को क्या कहती है, अरे मैं तो एक अनाथ की तरह हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमती फिरती है। रोमिंग द स्ट्रीट का मतलब है बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी कामकाज के गलियों में घूमती फिरती है। मैं एक ऐसी ऑर्फन हूँ। आई पैटर्न सोप डस्ट विद माई हस्ट बियर फीट। और मैं क्या करती हूँ, मैं अपने नंगे पाँव से, अपने नंगे पाँव से जो सॉफ्ट डस्ट होती है उसके ऊपर पैटर्न बनाती हूँ।
पैटर्न आपने देखा होगा, जब नंगे पाँव से हम किसी सॉफ्ट डस्ट के ऊपर चलते हैं तो वहाँ पे हमारे पैरों के चिन्ह छूट जाते हैं, ठीक है ना। तो वो कहती है कि मैं तो सॉफ्ट डस्ट पे अपने नंगे पाँव से पैटर्न बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, और जो चुप रहने वाला व्यक्ति होता है वो एक सोने के समान होता है, उसकी कीमत सोने जैसी होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ाद व्यक्ति होता है उसकी जो आज़ादी है, उसका जो जीवन है एक मिठाई के समान होता है, मधुर होता है बहुत, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। डू नॉट ईट द चॉकलेट, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब उसकी जो मदर है वो फिर से उसको कहती है कि अमांडा, ये चॉकलेट दोबारा मत खाओ, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट, ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। एक्ने, एक्ने बोलते हैं मुहासों को। जो टीनेजर्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं 13 से 19 साल के, तो उनके जो मुंह पे तो मुहासे निकल जाती हैं, ठीक है ना, तो एक्ने बोलते हैं मुहासों को। तो अमांडा की मदर कहती है कि अपने मुहासों को याद रखो, चॉकलेट खाने से तुम्हारे चेहरे पे मुहासे निकल जाती हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। और फिर उसको कहती है कि अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी तरफ देखना पसंद नहीं कर रही हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। अब फिर वो जो 12 साल की लड़की है वो फिर सोचती है इस स्टंजा में, ये फिर उस स्टंजा के बारे में है। आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रंकिल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। देखो, रेपंजल के बारे में बताना चाहूँगा। रेपंजल एक लंबे बालों वाली एक परी होती है, लंबे बालों वाली एक परी होती है। और रेपंजल की कहानी आप पढ़ेंगे तो रेपंजल को क्या होता है कि एक डायन होती है। रेपंजल के बारे में बता देता हूँ। एक डायन होती है और उस रेपंजल को वो पकड़ लेती है, ठीक है ना। क्या कर लेती है, वो पकड़ लेती है। और ये इसको एक यहाँ पे एक टावर बनाती है। टावर होता है, टावर इस तरह का होता है जहाँ पे ऊपर एक बहुत बिल्डिंग बनी होती है। तो ये जो अब यहाँ पे इस पकड़ के इस जो बच्ची है वो वहाँ पे, तो उस बच्ची को यहाँ पे वो कर देती है, किडनैप करके रख देती है। और फिर वो क्या करती है वो डायन, कि उसके लंबे बाल जो होते हैं वो नीचे इस बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं यहाँ टावर से। और फिर उसके जो लंबे लंबे बाल होते हैं, तो ये फिर जो डायन होती है यहाँ पे, तो ये डायन इसके लंबे लंबे बालों से यहाँ से इसके ऐफे ऐफे चढ़ जाती है इसके ऊपर को। मतलब उससे नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने का जो काम करती है वो कैसे करती है, उसके लंबे बालों के द्वारा करती है, ठीक है ना। तो बाकी इसकी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता कि रेपंजल क्या होते हैं। लेकिन रेपंजल आप समझ सकते हैं, यू कैन वॉच द रिलेटेड वीडियो एट द यूट्यूब। तो रेपंजल के बारे में आप समझ लीजिए कि रेपंजल एक सुनहरे बालों वाली, लंबे लंबे बालों वाली लड़की होती है, ठीक है ना। तो वो कहती है इस टाइम कि मैं एक रेपंजल हूँ, आई हैव नॉट ए केयर, लेकिन मेरी कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। लाइफ इन ए टावर इज ट्रंकिल एंड रेयर, और एक टावर में जीवन जीना, एकांत जीवन जीना मतलब रिलैक्स्ड है, आरामदायक है, एंड रेयर और बड़ा दुर्लभ है, मतलब जो बहुत कम लोगों को मिलता है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने बालों को, लंबे लंबे बालों को इस टावर से नीचे नहीं गिरने दूंगी, जिससे वो डायन मेरे ऊपर इस बालों के सहारे से रास्ता बना ले ऊपर और नीचे जाने का। तो वो लड़की कहती है, अपने मन में सोचती है कि मैं अपने बालों को इस टावर से नीचे गिरने नहीं दूंगी, और मैं यहाँ पे एकांत हूँ और यहाँ का जो जीवन है बड़ा सुखदायक है, और ये बहुत ही कम लोगों को ऐसा जीवन मिलता है, ऐसा वो अपने मन में सोचती है। फिर उसकी जो पेरेंट्स का फिर लास्ट वाला स्टंजा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ठीक है ना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। और वो कहती है, क्या कहती है कि ये जो अमांडा, तुम ये जो बहानेबाजी कर रही हो, ये ड्रामाबाजी कर रही हो, जो तुम अपने आप को दुखी कर रही हो, अपसेट कर रखा है तुमने। सल्किंग मतलब अपसेट करना। तो जो तुमने अपने आप को अपसेट किया हुआ है, इसको तुरंत बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम हमेशा मूडी ही रहती हो, अपनी धुन में रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। और वो कहती है उसकी माँ कि हर दूसरे जो व्यक्ति हैं वो क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें डांटती हूँ, फटकारती हूँ। नेग्ड मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांटना। अमांडा, अमांडा को कहती है वो अपनी बेटी को, मतलब वो उसको डांट भी रही है, लेकिन वो उसको ये भी कहना चाहती है कि
तुम, ये जो मेरी बात है ये लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, ठीक है ना। तो ये था इस पोयम। अब इस पोयम में यही बताया गया है कि हम इस पोयम से यही आइडियाज़ ले सकते हैं कि हमें बच्चों पे इतना भी कंट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए कि बच्चे अंदर ही अंदर ये सोचने लगें कि हमें हमारे माँ बाप के द्वारा बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, बहुत ज़्यादा स्कोल्ड किया जाता है, ठीक है ना। और ना ही हमें उनको ज़्यादा छूट देनी चाहिए कि जिससे वो बिगड़ जाएँ, उनका जो फ्यूचर है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के बारे में खुद नहीं जानते हैं, ठीक है ना। उनका जो फ्यूचर होता है 15 से 16 साल तक बच्चे को संभालना वो पेरेंट्स के हाथ में होता है। तो वो कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में ना चले जाएँ तो उतना तो रोकना भी चाहिए, लेकिन उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम एक दिन में ही इनको सारी बातें सिखा दें, जैसे कि वो आज सिखाने वाली है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो सारी बातें सिखा दें। तो अब अगर वो उसी टाइम पे सारी बातें सिखाना शुरू कर देंगे, आगे चलनी शुरू हो जाएंगी, तो बच्चे को एक ये लगता है कि मेरा शोषण हो रहा है और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसकी राइमिंग स्कीम और चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस। तो राइमिंग स्कीम के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। जस्ट ए मिनट, ऊपर से शुरू करते हैं, फर्स्ट स्टैंजा से। देखिए राइमिंग स्कीम में क्या होता है। अब यहाँ पे है जैसे कि ये इसमें एक आवाज़ आ रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा आया है, फिर यहाँ पे अमांडा आया है, और यहाँ पे क्या आया है, स्टेट है। देखो अमांडा अमांडा एक ही वर्ड है, लेकिन जो स्टेट है, ये स्टेट है, यहाँ पे ये अलग आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे जो अमांडा है इसको हम ए बोल देते हैं, फिर यहाँ पे ए बोल देते हैं, और इसको हम बी बोल देते हैं क्योंकि इसकी आवाज़ अलग आ रही है। अब यहाँ पे फिर ये अमांडा आया है, यहाँ पे फिर हम ए बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी। अब अगले वाले स्टैंजा पे आते हैं। देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सीज। देखो यहाँ पे जो सी है इसकी आवाज़ ना तो ए वाले से वर्ड से मिल रही है ना बी वाले वर्ड से मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सी को हम नया वर्ड इसका नाम दे देते हैं, इसको नई पोएटिक डिवाइस दे देते हैं सी। फिर मी भी ऐसा ही है, जैसे सी है तो इसको भी सी दे देते हैं। फिर ब्लिसफुल्ली, फिर ब्लिसफुल्ली, ब्लिसफुल्ली भी ऐसा ही होता है जैसे सी, ठीक है ना। यानी इसमें तीनों में बाद में ई की आवाज़ आ रही है। तो ये क्या हुआ, सी मी ब्लिसफुल्ली। तो यहाँ पे क्या कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई, यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया नया सी का। अब आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। यहाँ पे देखिए आप एमेंडा है, एमेंडा कहाँ पे आया था, ऊपर यहाँ पे आया था तो ए दे दिया। फिर एमेंडा आया, यहाँ पे इसको फिर ए दे दिया। फिर क्लीन योर शूज़। शूज़ आप देख सकते हैं कि शूज़ जो बिल्कुल नया वर्ड है, ऊपर तक ना तो ए से इसकी आवाज़ मिलती है, ना बी से, ना सी से। तो इसको हम नया नाम दे देते हैं। यहाँ पे ए बी के बाद क्या आता है, सी के बाद डी आता है, तो इसको दे देते हैं डी। और फिर अमांडा क्या है, ये ए है, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले स्टैंजा पे। यहाँ पे देखिए स्ट्रीट, ये नया वर्ड है एक, तो स्ट्रीट इसको हम बिल्कुल ऊपर से मैच नहीं करता, तो यहाँ पे स्ट्रीट को हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे ई बोलेंगे इसको। फीट फिर ई हो गया, ऐसी आवाज़ आ रही है। फिर स्वीट फिर ई, ठीक है ना। तो तीनों जो स्टैंजा में ये लास्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ई ई ई, ओके। अब आते हैं फिर दोबारा से अगले स्टैंजा पे। अमांडा, अमांडा कौन सा हो गया, ए शुरू से चल रहा है, फिर अमांडा फिर ए, ठीक है। और फिर स्पीकिंग टू यू, ये यू है ये बिल्कुल नया वर्ड आया है, ये ऊपर से किसी से मैच नहीं करता, तो इसको हम नाम देंगे एफ। और फिर अमांडा आया है, तो अमांडा कौन सा हो गया, ए। अब नेक्स्ट आते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे है केयर रेयर हेयर। ये जो केयर रेयर और हेयर है ये ऊपर वाले से किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसको भी एक नया नाम हम दे देंगे। इसको नाम दे देते हैं हम जी का। ये हो गया जी, ये भी जी हो गया, और ये भी जी हो गया। यानी केयर, केयर, रेयर और हेयर, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों क्या हो गए, जी हो गए। अब फिर आते हैं लास्ट स्टैंजा पे। अमांडा वही ए हो गया, फिर अमांडा फिर ए हो गया। फिर एट यू, देखिए यू ऊपर आया था ना, नहीं ऊपर यू नहीं आया था, टू यू नहीं, यू आया था ऊपर, तो यू यहाँ पे इसको हम क्या दे देते हैं, एफ दे देते हैं। और अमांडा फिर लास्ट में ए दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी पूरी पोएटिक डिवाइस बन जाती है। अगर इसमें पोएटिक डिवाइस की बात करूँ तो ये बन जाती है हमारी, इसको बोलते हैं अगर, तो इसको बोलेंगे ए बी ए सी सी सी, ए डी ई ए एफ ए जी जी जी, ए एफ ए, ठीक है ना।
लेकिन अब होता क्या है, जो एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में जो एक स्टेंजा आता है, तो वहाँ पे जो अगर पूछ सपोज कीजिए कि आपसे ये लास्ट वाला स्टेंजा वहाँ पे आता है और इसकी पोएटिक डिवाइस पूछी जा रही है, इसकी पोएटिक डिवाइस क्या है, तो आप क्या करेंगे, अमांडा, अमांडा को आपने ए मान लिया, लेकिन वहाँ पे ये तो पूरी पोएम की हमने पोएटिक डिवाइस ली है, तो यहाँ पे आप यू को क्या मानेंगे, क्योंकि एक नया वर्ड है तो यहाँ पे इसको बी मानेंगे आप, ए बी और फिर अमांडा ए हो गया, तो इसकी पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगी, आ बा आ। ठीक है, ऊपर वाले की क्या हो जाएगी, अब जी से शुरू नहीं करेंगे हम, वहाँ पे किससे शुरू करेंगे, केयर, रेयर और हेयर, यानी इसकी पोएटिक डिवाइस क्या हो गई, ये हो गई ए। जब हम एक स्टेंजा की बात करते हैं तो हम ए से शुरू करेंगे फिर, ठीक है ना। तो ये इसकी पोएटिक डिवाइस थी। अब बात करते हैं, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये राइमिंग स्कीम थी। अब पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, पोएटिक डिवाइस इसमें कौन कौन सी है, हम दोबारा से फिर ऊपर आते हैं शुरू में, मैं इसको रफ कर देता हूँ टाइमिंग स्कीम को। वेट करेंगे आप, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की। राइमिंग स्कीम हमने पढ़ लिया है, तो पोएटिक डिवाइस में क्या होता है, आप यहां पे देखेंगे अमांडा, 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 ठीक है ना। और क्या है, डोंट बाइट, डोंट हंच, यानी एक ही वर्ड जब दो कंजुगेटिव लाइन में रिपीट होता है तो वहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, ये पिछली वाली पोएम में हमने पढ़ा था, वहाँ पे होती है एनाफोरा। कौन सी होती है, एनाफोरा, ठीक है, एनाफोरा होती है। अब फिर इसी वाले में बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये शोल्डर, डोंट और यहाँ पे सोल्जर्स, यार है ना, यानी ओ साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे होगी एसोनेंस, जब ओ पोएटिक ओ साउंड रिपीट होती है बार बार तो उसमें पोएटिक डिवाइस होती है एसोनेंस, एसोनेंस, ठीक है। अब नीचे आ जाइए फिर, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, यानी एस वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ऐसे में जब एक ही वर्ड बार बार, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एलिट्रेशन। कौन सा होगा, ये होगा एलिट्रेशन। तो यहां पे होगी पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, एमरोल्ड सी, एमरोल्ड सी, मैं अलग अलग वर्ड रिपीट करूंगा। साइलेंस इज गोल्डन, नीचे आ जाइए, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। तो जहाँ पे किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से कंपैरिजन की जाती है, क्योंकि इसमें एज वर्ड नहीं आ रहा है, उसमें क्या किया कि ग्रीन जो प्रीशियस स्टोन होता है उसको हमने क्या मान लिया, जो हरा समुद्र होता है ठहरा हुआ वो मान लिया। यहाँ पे साइलेंस को क्या मान लिया, गोल्ड मान लिया। यहाँ पे फ्रीडम को क्या मान लिया हमने, स्वीट मान लिया, आज़ादी मीठी होती है, ठीक है ना। जबकि आज़ादी का टेस्ट तो नहीं होता, साइलेंस कोई ये तो नहीं है कि वो गोल्ड होती है या गोल्डन कलर की होती है, नहीं होती ना, लेकिन हमने इसको मान लिया है। तो जहाँ पे कंपैरिजन की जाती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो पोएटिक डिवाइसेस होती है वो होती है मेटाफर, वेरी इंपॉर्टेंट है मेटाफर। जहाँ पे कंपैरिजन हो, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, मेटाफर। नोट कर सकते हैं आप, मेटाफर, ठीक है। अब क्या है, ये मरमेड एक कल्पना है, ठीक है ना। ऐसे ही रिपंजल नीचे आया था, नीचे अगर मैं बात करता हूँ, नीचे रिपंजल जो दिया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक मरमेड और रिपंजल, उसने अपने आप को अंदर ही अंदर उसने अपने आप की कल्पना की है कि मैं, उसने अपने आप को ये मान लिया। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा होगा पोएटिक डिवाइस, वहाँ पे होगी एलूशर। नोट कर सकते हैं, एलूशर,
ठीक है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस ये है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, ये देखिएगा, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यानी वो कल्पना कर रही है कि मैं धीरे धीरे मछली की तरह तैर रही हूँ, तो यहाँ पे होगी पोएटिक डिवाइस इमेजरी। कौन सी होगी, इमेजरी, इसको लिखेंगे आप इमेजरी। यू कैन नोट डाउन इमेजरी, ठीक है ना। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गई आपकी इमेजरी। उसके बाद आप देखिएगा डिड यू, ये देखिएगा यहाँ पे डिड यू और डिड यू, ये डिड यू कंजुगेटिव लाइन में दोबारा से रिपीट हो रहा है। ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ पे एनाफोरा है, डोंट बाइट डोंट हंच में, तो ऐसे यहाँ पे भी कौन सा है, यहाँ पे भी एनाफोरा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कौन सा है, एनाफोरा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, लास्ट पे एक चीज़ और बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा अमांडा है, अमांडा, 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 यानी अमांडा वर्ड जो है इसमें हर एक स्टैंजा में लगभग आ रहा है। तो जहाँ पे एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, वहाँ पे होता है रिपीटेशन, ठीक है ना। एक ही वर्ड, पूरा वर्ड देखो, अगर एक ही लेटर रिपीट होता है बार बार तो वहाँ पे होगा कौन सा, एलिट्रेशन, ठीक है ना, वहाँ पे कौन सा होगा, एलिट्रेशन। लेकिन अगर एक पूरा वर्ड बार बार रिपीट होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा एलिट्रेशन, ठीक है ना, ऐसे केस में एलिट्रेशन होगा। तो ये पोयम थी, और फिर नेक्स्ट पोयम के साथ फिर मिलते हैं। और आई होप कि आप इस पोयम को बार बार पढ़ेंगे, 2 बार कम से कम समझेंगे और इसको लाइक करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है इस पोयम के रिगार्डिंग तो यू कैन सेंड मी टेक्स्ट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेंड द आंसर टू यू, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नई पोयम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।